नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये भौतिक विज्ञान के इसमें हमारे 250 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से हमारी पहली क्लास में 125 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और दूसरी क्लास में 125 प्रश्न देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। यहीं से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं, सभी का संकलन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? दूरी होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता जो है क्यूरी का क्या है? इसकी इकाई का मान होता है ये। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है? संवेग बटे वेग। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? संवेग बटे वेग। संवेग क्या होता है? संवेग कहलाएगा द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 है ये, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, इसको किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कारण से तैरना क्या होता है? संभव हो पाता है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये न्यूटन का तीसरा नियम है, और संवेग संरक्षण का नियम ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ये प्रश्न संख्या 8 है, अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या कहलाता है? तो विश्राम जड़त्व कहलाता है। यदि अश्व जो है एकांक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या कहलाता है? विश्राम जड़त्व कहलाता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है और घोड़ा अचानक से चलना स्टार्ट कर देता है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, यानी गिरना, जैसे गिरने वाला इस तरह से महसूस होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? विश्राम जड़त्व। यानी कोई वस्तु विराम अवस्था में अचानक से चलना स्टार्ट कर दे तो हमें क्या लगता है? एक झटका लगता है, जिसको विश्राम जड़त्व के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है ये, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम, जिसको किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। आपने देखा होगा, यदि हम कोई पर्दा टंगा हुआ है या कालीन टंगी हुई है, उस पर अचानक से एक डंडा मार देते हैं तो क्या होता है? तो धूल के कण उसमें नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि पूरा पर्दा वो स्थिर अवस्था में है। जैसे ही उस पर डंडा लगता है तो क्या होता है? वो गति की अवस्था में आता है, थोड़ा सा आगे हट जाता है। तो उससे क्या होता है? तो जो कण वहाँ पे थे वो नीचे हमें गिरते हुए महसूस होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं, या गति का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। समुद्र में प्लावन करते आइस का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? यानी अगर बर्फ़ को हम पानी में डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं, तो उसका 1/10 भाग ऊपर हमें तैरता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। यदि प्रकाश की गति को कांच से माध्यम से गुजारा जाता है तो उसकी गति कैसी हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? उसका तापमान। तारे के रंग को देखकर उसके तापमान का पता चल जाता है।
प्रश्न संख्या 13 है ये, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये ध्रुवीकरण के कारण, यानी ध्रुवीकरण के कारण क्या पता चलता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, हमें इस चीज का पता चल जाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप होता है इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम यह किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी के द्वारा पता चला था कि प्रकाश की जो किरणें हैं इनका विवर्तन होता है। तो किसने बताया था? ग्रेमाल्डी के द्वारा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना, इसको किरीट के नाम से भी जानते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके में आप बाहर का जो छल्ला दिखाई देता है ये, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो जाना जाता है कोरोना के नाम से, किरीट के नाम से जाना जाता है। सोनार अधिकतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौचांचलों के द्वारा। तो सोनार को नौका चांचलों के द्वारा अधिकतर इसका प्रयोग में लाया जाता है। यानी समुद्र में कोई वस्तु अगर ढूंढनी हो हमें तो वहां पर हमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? जो ध्वनि तरंगे होती है उनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। यदि ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। 20 से 20,000 हर्ट्ज, इस तरह। इससे कम, देखो 20 हर्ट्ज से कम होगी तो इसे बोलेंगे हम अपश्रव्य। इसको बोलेंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंग होगी उसे बोलेंगे श्रव्य। 20 हर्ट्ज से ऊपर की पराश्रव्य। यानी जो अपश्रव्य तरंगे होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है। 20 और 20 हर्ट्ज के बीच की उनको श्रव्य तरंगे बोलते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम पराश्रव्य तरंगों की से नाम से जाना जाता है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक की होती है। और श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं ये। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। डेसिबल की मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल के द्वारा किसको मापा जाता है? ध्वनि के स्तर को। यानी हमें ध्वनि को किसे मापा जाता है? डेसिबल्स के द्वारा इसको मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्वनि का दाब का ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? अधिकतम किस में होती है? तो ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। प्रश्न संख्या 24 है ये, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। और इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी? बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है और अपवर्तनांक क्या होता है इसका?
अधिक होता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देता है? यदि हम लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरा हमें दिखाई देता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। जो प्रकाश का कलर होता है, उसका रंग होता है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा उसको निश्चित किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो, पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? वायुमंडल के न होने पर जो पृथ्वी का रंग है आकाश से, वो कैसे दिखाई देता है? तो वो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला। और पृथ्वी कैसी दिखाई देती है हमें? नीली दिखाई देती है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और आकाश से पृथ्वी का रंग कैसे दिखाई देता है हमें? नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो याद रखना, फिल्म। जो कैमरे में होता है फोटोग्राफी करते समय, तो आंख की रेटिना की तरह जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्म बोलते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो व्यक्ति की आंख होती है उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आंख पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के कारण। देखिए, हमारी आंख में जो आइरिस होती है, इसका काम क्या होता है? ये प्रकाश को नियंत्रित करती है। और आंख पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आंख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और प्रकाश जो नियंत्रित होता है, ये आइरिस के कारण नियंत्रित होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। प्रश्न संख्या 34 है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो व्यक्ति को कैसा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, देखिए हमेशा ये दोष जो होता है उल्टा होता है। यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है? दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा। ठीक है, कौन सी? दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, तो उसका कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसको आप याद कर रख सकते हैं। अगले में देखना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। अब यहाँ पर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस होगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दूर के लिए, अगर दूर दृष्टि दोष है, व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? दूर की दृष्टि को देखने के लिए उसको दोष है तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। बुढ़ापे में दूर दृष्टिता को सुधारने के लिए कौन से लेंस प्रयोग में होता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बुढ़ापे में दूर दृष्टिता को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? यानी पौधे के द्वारा जो सबसे तीव्र अवशोषण होता है वो किस रंग का होता है? नीला और लाल। नीला रंग जो होता है और जो लाल रंग होता है, इनका पौधा क्या करता है? तीव्रता के साथ अवशोषण करता है।
प्रश्न संख्या 39 है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो बैंगनी। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है? सबसे कम होती है। और अधिक किसकी होती है? तो लाल रंग की। लाल रंग की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। और कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा मिलता है? तो हमें सफ़ेद मिलता है। अगर हम लाल, हरे और नीले रंग को आपस में मिला दिया जाता है तो कैसा प्रकाश हमें प्रतीत होता है? तो सफ़ेद रंग का प्रकाश मिलता है हमें। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम से में क्या होता है? विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। एम्पेयर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एम्पेयर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अनंत। जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। जो बिजली का बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न संख्या 45 है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो सीमे के द्वारा विद्युत चालकता को मापा जाता है या फिर मोह के द्वारा। फराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। फराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पॉइंट को याद रखना है। फ्यूजर जो तार होता है कि क्या विशेषता होनी चाहिए? इसका उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। आपने देखा होगा जब घरों में लाइट आती है हमारे तो हम इसमें फ्यूजर का बोर्ड में फ्यूजर का तार लगा देते हैं या फ्यूजर का स्विच लगा देते हैं जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूजर तार उस धातु से बनता है जिसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आदर्श एमीटर होता है इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। बिजली के फ्यूजर का तार किसका मिश्र धातु होती है? तो बिजली का जो फ्यूजर का तार होता है यह टिन और शीशे का बना होता है। किसका बना होता है? टिन और शीशे का बना होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। परमाणु का नाभिक किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्विक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चार्ल्विक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। और पंजट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना एडरसन ने की थी। पंजट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये एडरसन हो जाएगा। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु। किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? परमाणु के नाम से। नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या योग। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ये
रेडियो एक्टिवता का आविष्कारक किसने किया था? जो रेडियो एक्टिवता तत्व होता है, इसका आविष्कार हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। तो रेडियो एक्टिवता जो तत्व था, जो धातु है या तत्व था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकरल के द्वारा। रेडियो धर्मिता पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? जो रेडियो धर्मिता पदार्थ है वो अल्फा, बीटा और गामा, इन किरणों को वो उत्सर्जित करता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा किरणों की, जो अल्फा और बीटा किरणें हैं, इनकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक्सरे के आविष्कारक? तो रोडजन। एक्सरे के आविष्कारक कौन है? तो रोडजन है। परमाणु बम का विकास किसने दिया था? तो ओपन हाइमर के द्वारा। परमाणु बम का जो विकास का सिद्धांत किसने था? ओपन हाइमर के द्वारा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो टेलर के द्वारा। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। लेजर का आविष्कार मेमन के द्वारा। टी.एच. मेमन ने क्या किया था? लेजर का आविष्कार किया था। टी.एच. मेमन ने लेजर का। हाइड्रोजन बम टेलर के द्वारा। ठीक है। और ओपन हाइमर ने किसका दिया था? परमाणु बम का सिद्धांत दिया था ओपन हाइमर ने। प्रश्न संख्या 65 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्क का द्वारा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने था? नोल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टकारी धारा डीसी में बदल देता है? एसी को डीसी में बदलता है दृष्टकारी। एसी को डीसी में कौन बदलता है? ये दृष्टकारी के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी वोल्टेज को उपाच्य या अपाच्य करने के लिए। ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो एसी वोल्ट है उसको उपाच्य या अपाच्य में बदल देता है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभ के संलयन पर। सूर्य की जो ऊर्जा होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नाभ के संलयन पर। परमाणु रिएक्टर में उसको नियंत्रित करने के लिए हम कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु रिएक्टर है उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम, बोरान, D2O, जो भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन के द्वारा। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को दिया था। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। जो पृथ्वी के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। और सबसे कम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है और सबसे कम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना हो जाता है? ये शून्य हो जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के केंद्र पर जाकर कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना हो जाता है? अधिकतम होता है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है। और जब लिफ्ट क्या करती है? लिफ्ट में बैठा व्यक्ति को अपना भार कब कम महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है। लिफ्ट अगर नीचे आती है त्वरित गति से तो व्यक्ति को अपना भार कैसा कम महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिकतम महसूस होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति को भार अपना शून्य दिखाई देगा, यानी शून्य महसूस होता है, भारहीनता का उसको महसूस होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पहुंचाना है तो पृथ्वी के लिए उस पलायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? देखिए 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। यानी कोई वस्तु पृथ्वी पर 6 किलोग्राम की है तो वहाँ पर वो कितनी हो जाएगी? 1 किलोग्राम की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे। जो भू स्थित उपग्रह इसका आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। तेल की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है? तो केशिकात के कारण। जो तेल की बत्ती तेल का ऊपर चढ़ना ये केशिकात के कारण। खेत में किसान पानी देने के बाद उसकी जुताई कर देते हैं तो किस लिए? केशिकात के कारण, जिससे उसका पोर क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं। श्यानता की इकाई क्या कहलाती है? तो पाइस कहलाती है। श्यानता की इकाई क्या कहलाती है? पाइस कहलाती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तो यह किस का संकेत है? तो आंधी तूफान आने का संकेत होता है। जो बैरोमीटर पैमाना होता है यदि वह एकांक नीचे गिर जाता है तो यह किसका संकेत होता है? आंधी तूफान आने का संकेत होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, यहाँ पर तो एकांक नीचे गिर रहा था तो आंधी तूफान आ रहा था, अगर वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका क्या संकेत होता है? वर्षा होने का संकेत होता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संकेत है दिन का साफ होने का। तो ये पॉइंट आपको तीनों याद रखने हैं। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई किस कारण पानी पर तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को किस प्रक्रिया द्वारा सोखता है? तो केशिकात के कारण। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं किस नियम पर कार्य करते हैं? ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, वर्षा के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। ये बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है तो दाब अधिक होने से क्या होगा? गलनांक घट जाता है और टुकड़े आपस में वो चिपक जाते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक और मुंह से खून क्यों निकल आता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है? कम होने लगता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से शाही बाहर क्यों निकल आती है? ऊंचाइयों पर वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फाउंटेन पेन से भी शाही निकल जाती है। नाक और मुंह से भी क्या हो जाता है? खून आने लगता है। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है और अल्कोहल से भारी होता है। यही कारण है बर्फ पानी में तैरता है और अल्कोहल में डूब जाता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? वायु या निर्वात में। निर्वात में किसी भी पिंड का भार क्या होता है? अधिकतम होता है।
पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, बर्फ के पिघलने पर पानी का स्तर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहता है। जब बर्फ को पानी के गिलास में डाल दिया जाता है तो जितना डाल दे शुरू में ही निकल जाता है, और टुकड़ा अगर बाद में बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देती है तो पानी गिलास के बाहर नहीं आ पाता है, यानी वह क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी? देखिए, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो वस्तुओं के बीच में जो बल होता है वो 4 गुना हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 4 गुना। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है ये। अगला, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान होता है -40 डिग्री पर होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर कब होता है? -40 डिग्री पर होता है ये। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घट जाता है और हमें ठंडक पैदा होती है। यानी द्रव का बाष्पीकरण करने से तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? सफ़ेद वस्त्र क्या है? अपने पास पहुंचने वाले पूरे प्रकाश को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। सफ़ेद कपड़े क्या करते हैं? प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हमें क्या होता है? यह ठंडक महसूस होती है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म क्यों होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं और शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। जो ऊनी कपड़े होते हैं शरीर के तापमान को बाहर नहीं जाने देते, इसलिए हमें क्या होता है? ऊनी कपड़े जो होते हैं सूती कपड़े की तुलना में अधिक गर्म महसूस होते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? देखिए, बाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण के कारण जल क्या रहता है? हमारा ठंडा रहता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायोप्टर होती है? तो 0 डायोप्टर। धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? तो कूलाम का नियम है। प्रश्न संख्या 110 है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के टूटने पर उसके अंदर हवा क्यों नहीं भरी जाती? टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब में निर्वात या अकीर्य गैस भरी जाती है। देखिए, यदि बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो उसके अंदर हवा नहीं भरी जाती है। किस कारण से? ऑक्सीकरण के कारण से, जिसपे उसको रोकने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? निर्वात या अकीर्य गैस का भरा जाता है। बल्ब में कौन सी? अकीर्य गैस, जब इसको निर्वात रखा जाता है। प्रश्न संख्या 111 है। त्वरित चालक का आविष्कार क्या था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था। त्वरित चालक किस धातु के बने होते हैं? तो तांबे के बने होते हैं ये।
शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कैसी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है ये। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का ये कोण बनाता है ये। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर। जो चुंबकीय सुई होती है यह उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है ये। और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ये 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। त्रिविमीय चित्र खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का। अगर हमें 3D इमेज बनानी है तो हमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाप के विखंडन पर परमाणु बम सिद्धांत, यानी नाप के विखंडन पर परमाणु बम जो होता है कार्य करता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाप के संलयन पर। सूर्य से कौन सी क्रिया होती है? सूर्य में नाप के संलयन की क्रिया होती है ये। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। जो तारों का टिमटिमाना है तो कौन सी घटना होती है? प्रकाश का अपवर्तनांक। मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चटका हुआ कांच चमकीला किस कारण दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। जो इंद्रधनुष होता है उसमें किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो जो प्राथमिक रंग होते हैं 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। इसका सेकंड पार्ट 125 से लेके 250 तक ये कल की क्लास में आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।